तो सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो हम ईआरपी का डेमो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि विजय ईआरपी क्या क्या कंट्रोल करता है और किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हम वन बाय वन लेंगे और इसमें हम उसे डाल के आपको बताएंगे कि वो कैसे फंक्शनल्स हो सकते हैं, या आपकी कोई डाउट है, कोई रिपोर्ट्स आप चाहते हैं, तो वो सब हम डेमो के बाद लेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ईआरपी किन किन जगह पे और किस तरह से काम कर पाता है। तो आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पर vijayerp.com लिखेंगे तो आपके सामने एक साइट ओपन होगी। यहाँ पर लॉगिन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिसको जैसे राइट दिए गए हैं उसके सामने डैशबोर्ड वैसा ही ओपन होके आएगा। अभी जो मैं आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ वो है सुपर एडमिन जिसमें सभी के सभी राइट्स ओपन है। 1 2 3 4 5 6 ये एक डेमो है। तो यहाँ पर कोई भी डाटा जिस कस्टमर को जो उचित लगता है उस तरह से ही इसमें डाटा वो पंच कर लेता है। तो इसे ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है, सिर्फ ऑपरेट करने के लिए उसे दिखाया जाता है ताकि वो अपने क्वेरी को सॉल्व होता हुआ देख सके। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चंस लेंगे। पहले एक बार हम डेमो देख लेते हैं कि ईआरपी में हमें किस तरह से काम करना होता है। तो हमारे सामने जो डैशबोर्ड सुपर एडमिन का ओपन होके आता है वो इस तरह से आता है जिसमें हम सभी बटन्स एक साथ देख सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास में कुछ मास्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा मास्टर्स हैं। जैसे पार्टी का नाम कहाँ पर ओपन करेंगे, सबसे पहला जो बटन्स है वो पार्टी के नाम के लिए रखा गया है। और उसके बाद अगर हम देखें आइटम, जितने भी हमारे आइटम्स हैं, चाहे वो हमारे फिनिश गुड्स हैं, WIP हैं, चाहे रॉ मटेरियल्स है, हर ग्रुप का आइटम हम नाम हमें आइटम नेम मास्टर में ही लिखना होगा। प्रोसेस नेम, जितने भी तरह के प्रोसेस हम चाहे प्रोडक्शन में करते हैं चाहे वो हम अपने जॉब वर्कर के साथ में करवाते हैं, उन सभी प्रोसेस के नाम हमें प्रोसेस नेम के अंदर ओपन करने होंगे। ठीक इसी तरह से हमारे पास में जितने भी मशीन्स, डाई एंड टूल्स हैं, उन सभी को हमें डाई एंड टूल्स में ओपन करना होगा। इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमारे पास में हैं, चाहे वो कैलिब्रेट हो चुके हैं या नहीं हैं, उन सभी को आपने यहाँ पर एक बार लिस्ट करना है। लिस्ट करने इसके डिपार्टमेंट के नाम सभी यहाँ पर डाले जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट की पेंडिंग लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब जो भी उस ड्यूरेशन में आप डाल के देखेंगे किस ड्यूरेशन में कौन कौन से ड्यू हैं, तो वो ये आपको दिखाएगा। जैसे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में या फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में कितने ड्यू होने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जनवरी। फरवरी पे क्यों जा रहे हो भाई, जनवरी आ जाओ। जनवरी का एक, देन आउटपुट में व्यू करना है और पेंडिंग ड्यू लिस्ट। तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि इस महीने में कौन कौन से पेंडिंग है। इसका एक ऑटोमेशन मेल भी आता है, ये मत सोचना कि सिर्फ यहीं पर ही दिया हुआ है, ये लिस्ट है। अगर कोई ईआरपी के अंदर जाके देखना चाहे तो देख सकता है, अदरवाइज़ उस महीने के स्टार्टिंग में ही आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशंस की पेंडिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसको कन्फिगर करते हैं एडमिन के अंदर जाके। इसी तरह से हमारे पास जो भी डेजिग्नेशंस हम अप्रूव करते हैं वो सब यहाँ पे डलेंगे। एम्प्लॉय के नाम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोसेस प्लानिंग, कंप्लीट प्रोसेस प्लानिंग, जीरो से लेकर के और फाइनल तक, यानी कि फर्स्ट देन फाइनल इंस्पेक्शन तक आपको यहाँ पर लिस्ट करना होगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसमें एक पड़ा हुआ है यहाँ पर प्लस, फोर्जिंग से लेकर के QC आउट तक, इस तरह से आपको कंप्लीट यहाँ पे डालना होगा। अभी थोड़ी देर में डाल के देखेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं हम। बिल ऑफ मटेरियल, बॉम्ब दो तरह से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। एक हमारा होगा जो हमें असेंबली के लिए यूज़ करना है, या फिर हमें WIP आइटम को फिनिश गुड के साथ लिंक करना है। ये दोनों कंडीशंस में आपको यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल्स बनाना होगा। बिल ऑफ मटेरियल बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है।
आप जो भी चेन बनाते हैं बिल ऑफ मटेरियल की, वो आपको ट्री व्यू में भी दिखेगी और नॉर्मल में भी दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पार्ट मेरा आउटपुट है, फिनिश गुड है, इसके अंदर 4 पार्ट लगते हैं, ए बी सी और डी, और ए पार्ट के अंदर एक असेंबली लगती है, देन दिस। तो इस तरह से आप इसका ट्री व्यू देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनने के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, या वो असेंबली किस तरह से फाइनल तक पहुंचती है। मशीन के फॉल्ट, आप जो भी मशीन के अंदर फॉल्ट आते हैं उन सभी को यहाँ पे लिस्ट करेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट में जितने भी डिफेक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे लिस्ट करना होगा, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर किस वजह से इतना फेलियर आता है। तो हम या हमारा जो की पर्सन्स है वो ये डिसीजन ले सकता है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए कि इसे कंट्रोल किया जा सके, या फिर 100% रिप्लेस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थर्ड, हमारे पास में जितने भी तरह के काम होते हैं उनको हमें यहाँ पे लिस्ट करना होता है। अब ये कहना कि इस काम की हमें कहाँ पे ज़रूरत होगी, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बस ये देख लो कि आपको जो काम के टाइप हैं जो आपकी टीम करती है उसका मेन यहाँ पर आपको डालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीटिंग है, अब मीटिंग 10 तरह की हो सकती है, आपके स्टाफ के साथ हो सकती है, आउटसाइडर के साथ हो सकती है, या आपको कहीं पर और मीटिंग करने के लिए जाना है कस्टमर के साथ में, तो वो डिस्क्रिप्शन में आएगा। लेकिन मैन पर्पज़ मीटिंग है, तो मीटिंग एक हमारा टास्क है, वर्क टाइप है, तो वो हमें यहाँ पे लिस्ट करना होगा, ताकि कितने तरह के वर्क टाइप हम अपने टीम्स में डिवाइड करते हैं या कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो यहाँ से डिसाइड होगा। नेचर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, किस तरह का नेचर है जो इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ में लिस्ट हुई हैं उसको हमें यहाँ पे बताना होता है। इसमें सिंपल है, कोई ज़्यादा इंडस्ट्री का नेचर ही लिखना होता है, बस न्यू करेंगे, ये इंडस्ट्री नेचर है, तो हम उसे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं कि किस किस नेचर की कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा वेंडर भी हो सकता है, कस्टमर्स भी हो सकता है। प्रोडक्ट एप्लीकेशंस क्या हैं, और इंक्वायरी क्लोज, जब भी हमारे पास में कोई इंक्वायरी क्लोज करनी है, या तो उसके पीछे कोई पॉजिटिव रीज़न है, या फिर रिग्रेट रीज़न है, या कोई अदर होल्ड या किसी ग्रुप में और में उसे इंस्टॉल करना है, तो उस तरह के रीजंस हमें यहाँ पर इंक्वायरी क्लोज करते वक्त देने होते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि होल्ड, एक किसी कारण से वो अभी इंडिया में नहीं है या कोई है, या आपने किसी ग्रुप में डाल दिया कि आपने कहा जी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया कि ताकि आप उसे बाद में फॉलो कर सके, या फिर रिग्रेट हो गया, कोई भी एक रीज़न हो सकता है क्लोज करने के लिए। पॉजिटिव भी हो सकता है, सेल्स ऑर्डर, ये भी एक रीज़न होता है, और भी रीज़न हो सकते हैं प्राइस, इस तरह से आप ये लिस्ट बना सकते हैं। जब भी कोई इंक्वायरी क्लोज करनी हो तो वो यहाँ पर आप उसकी लिस्ट दे सकते हैं। कैलिब्रेशन एजेंसियों के नाम, होता है क्या है कि हमारे पास में कुछ कैलिब्रेशन एजेंसियां होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट करती हैं, और ये कुछ एक या दो बंदे के पास में उनके नंबर सेव होते हैं। अगर वो बंदा छोड़ के चला जाए या किसी कारण से छुट्टी पर चला जाता है तो हमारा जो कैलिब्रेशन शेड्यूल्स है वो पीछे निकल जाएगा। तो असिस्टेंट या दूसरा पर्सन भी उस चीज़ को आगे कैलिब्रेशन कराने के लिए उसे हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल इस लिस्ट में जाएगा और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशंस के एजेंसीज को कॉल करके अपना काम रुकने नहीं देगा। जो भी हमारे पास में आइटम से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, अगर मैं उसे अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं। जितने भी हमारे कस्टमर्स के पीओ होते हैं लाइव, वो सब हम यहाँ पर ऐड करते हैं। इसी तरह से हमारे परचेज ऑर्डर हैं, परचेज ऑर्डर को हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं कि चाहे वो जॉब वर्क का है चाहे वो सेल्स का है। दैन प्रोसेस इंस्पेक्शंस, क्या होता है कि हमारे पास में जब प्रोसेस हो रहा होता है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है प्रोसेस इंस्पेक्शन, और उस पे हमें एक मास्टर तैयार करना होता है।
मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ये हमारे पास में एक कंपोनेंट है क्लैविस। जो क्लैविस कंपोनेंट है इसकी अलग अलग स्टेजेस है, 1 2 3 4, जो अलग अलग काम कर रहे होंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पर उस प्रोसेस जैसे कटिंग, फोर्जिंग, नॉर्मलाइजिंग, तो ये जो कटिंग के टाइम पे हमें इंस्पेक्शंस के पैरामीटर अलग होंगे, फोर्जिंग के टाइम पे इंस्पेक्शंस के पैरामीटर अलग होंगे, नॉर्मलाइजिंग के टाइम पे अलग होंगे। तो यहाँ इस टाइम पर भी अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो क्वालिटी टीम है वो ईआरपी के अंदर डाटा डाले, तो उसे यहाँ पर एक मास्टर तैयार करना होगा और ये बताना होगा कि क्या पैरामीटर है, क्या स्पेक्स हैं, क्या टॉलरेंस है ड्यूरिंग द कटिंग। एक स्टेज है कंपोनेंट को आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे वो डाल देंगे। तो जब वो इंस्पेक्शन करते वक्त ये वाला प्रोसेस भर रहे होंगे तो उन्हें वही पैरामीटर भरने की ज़रूरत होगी जो आप यहाँ मास्टर में डिफाइन करेंगे। हाँ, तो हम लोग कैलिब्रेशंस, एजेंसी, प्रोसेस इंस्पेक्शंस हो गया। परचेज ऑर्डर के भी हमारे पास में 2 या 3 तरह के हम परचेज ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। एक हमारा पीओ होता है जहाँ पर हमें जो टैक्स है एक जैसा ही लगाना होता है कि हम जो भी आपको ऑर्डर कर रहे हैं आप उसे परचेज ऑर्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CGST एंड SGST 9% है। तो ऊपर जो भी कंपोनेंट मैंने प्लेस करे होंगे ऑर्डर करते वक्त उन सभी पर एक ही टैक्स का रूल एप्लीकेबल हो गया 9%। और अगर ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है कि मार्केट में हम मल्टीपल्स आइटम्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर उनका जो GST का स्लैब है वो अलग अलग होगा। तो उसके लिए हमने एक परचेज ऑर्डर अलग से डिज़ाइन करके दिया हुआ आपको, लाइन आइटम। यहाँ पर क्या होगा कि जब आप परचेज ऑर्डर बना रहे होंगे तो ये आपको जो टैक्सेशंस है वो लाइन आइटम पर ही डिफाइन कर दिया गया है। एक आइटम का जो परसेंटेज है वो 6% हो सकता है, दूसरे आइटम को इसी लिस्ट के अंदर 9% या उसके अलावा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर उस तरह का परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं और इसी तरह से उसको परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में परचेज ऑर्डर के बाद PDIR मास्टर। अब होता क्या है कि हमारे पास में एक जब भी हम डिस्पैच कर रहे होते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शंस रिपोर्ट पूरा फॉर्म नाम है, तो हमें उससे पहले एक रिपोर्ट भरनी होती है और कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके रिपोर्ट भरने के लिए। एज़ यूजुअल तो होता क्या है, कस्टमर्स चाहता है कि एक फॉर्मेट हो और उस पर मैनुअल जो हमारा इंस्पेक्टर है वो भर के दे, लेकिन कुछ कंपनियां कहती है कि नहीं हमें तो कंप्लीट उसमें ही चाहिए ERP से ही भरते हुए। तो हमें क्या करना होगा उस केस में, हमें एक अपने कस्टमर्स के साथ जो भी आइटम है उसके साथ में स्पेक्स वगैरह यहाँ पर अपडेट करने होंगे और जो फाइनल QC के बाद जो हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है PDIR, तो वहाँ पर ये डाटा फिल करेंगे तो हमारा PDIR का एक रिपोर्ट प्रिंट होके आ जाएगा और साथ के साथ ही वो हमारे ERP के अंदर रिकॉर्ड भी रहेगा, यानी वो कभी भी आप देखना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो हमारे पास में निकल के आता है ये लोकेशन। क्यों ज़रूरी है लोकेशन? अब हमारे फैक्ट्री अगर हमें सही से मैनेज करना है स्टोर को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टोर्स में कौन से मटेरियल को कहाँ पे रखा गया है। होता क्या है कि जब हमारा स्टोर मैनेजर उसके टिप्स पे लिखा होता है या हाथ बना के वो मेमोरी में याद रखता है कि मैंने सो एंड सो आइटम को उस आइटम के नीचे रख दिया है या उस कार्टून बॉक्स में पड़ा हुआ है या वो इस कलर के बोरे के अंदर रख दिया गया है। अगर वो मैनेजर स्टोर का छुट्टी कर जाए तो अब एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है फ्लोर शॉप को उस आइटम की तो वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। और क्योंकि जिस पर्सन को पता है वो फ़ोन को भी पिक नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, तो अब कंपनी के अंदर उस प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हम उस प्रोडक्शंस के लिए या तो
फिर से एक मटेरियल परचेज करके लाएंगे अर्जेंट बेसिस पे, और तब हमें उस लाइन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, या उस प्रोडक्शन या उस कंपोनेंट को कंटिन्यू बनाने के लिए हमें उस मटेरियल के लिए परचेज करना पड़ेगा। अगर हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर हमारा हर मटेरियल विजिबल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्टोर में रखा गया हर सामान का लोकेशन का एक नंबर हो, और उस नंबर को हमें यहाँ पर लिस्ट करना होगा। इसमें होता है क्या है कि हम जोन भी बना सकते हैं। अगर मेरा बहुत बड़ा स्टोर है तो हम उसके जोन बना लेते हैं कि इतने जोन में हमने डिवाइड कर दिया, और अगर बहुत बड़ा स्टोर नहीं है तो सिंगल एक ही होता है। इसमें हमारी जो रैक लगी हुई हैं उन रैक का एक नंबर होता है, रॉ नंबर हो या उसका एक रॉ एंड कॉलम नंबर हम दे सकते हैं, ताकि हमें हमारे एम्प्लॉय को ये बता सके कि सो एंड सो रॉ में कॉलम नंबर 3 पर मेरा ये वाला मटेरियल रखा हुआ है। ये पूरा डिस्प्ले करेगा हमें स्टॉक रिपोर्ट के अंदर, और ये मदद करता है हमारे स्टोर को मैनेज करने के लिए। इसके बगैर हमारा ईआरपी मटेरियल्स मैनेज नहीं कर पाएगा, तो ये मैंडेटरी है कि वो लोकेशंस ज़रूर मार्क करे। और अगर कोई चाहता है कि जी मैं तो रफली मैं मेरे यहाँ पर स्टोर मैनेज करने के लिए हमें लोकेशंस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ इतना काम कर ले, तो यहाँ पे स्टोर एक लोकेशंस बना के छोड़ दे। होगा क्या कि जब भी मटेरियल हम परचेज कर रहे होंगे तो इसी लोकेशंस पे आ रहा होगा और जा रहा होगा। और कंफर्म करना चाहते हैं कि मेरा मटेरियल ट्रेसेबल हो, तो फिर आपको लोकेशंस के नंबर भी डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मेक एम्प्लॉय यूज़र पासवर्ड। ये एचआर से रिलेटेड है। इस टॉपिक को मैं एचआर में कंप्लीट करूँगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं समझने के लिए कि अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा एम्प्लॉय अपना हॉलीडे, अपना पे स्लिप या अपनी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो अलाउ करेंगे आप लोग, वो देख सके व्यू करने के लिए, तो वो यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉय को एक यूज़र नेम पासवर्ड देना होगा। और जब भी वो इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो एक यूज़र का डैशबोर्ड है, वहाँ पर वो लॉगिन करके अपनी छुट्टियाँ, CLSL और सैलरी स्लिप ETC जो भी आप अलाउ करेंगे वो सब यहाँ से देख सकता है। जब भी हम ERP स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हमें फर्स्ट टाइम अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो हमें यहाँ पर वो ऑप्शंस दिया गया है आइटम ओपनिंग बैलेंस का मास्टर के अंदर ही। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक साथ, अगर बल्क में है तो वो एक टेम्पलेट हम आपको देंगे और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हम आपको ओपनिंग बैलेंस डलवा देंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं जी नहीं हम तो 1 बाय 1 फिजिकल करेंगे और फिर उसके बाद डालते हैं, तो यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत है। Ctrl+F से आप उसे सर्च करेंगे और जिस भी जैसे जैकेट है, अगर जैकेट पे आपको कुछ ओपनिंग बैलेंस डालना है तो साइड में लगा प्लस बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद बैच नंबर डालना ज़रूरी है, कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बैच नंबर के बारे में ज़्यादा आपने अभी मार्किंग नहीं करी है, तो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा, न्यूट्रल नहीं छोड़ना है। देन जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, मान लेता हूँ 8 पीस या 80 पीस हैं, कौन सी लोकेशन पे है, मैंने कहा स्टोर पे है, तो उसे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा उसमें ऐड हो जाएगा 80 पीस। बैक ओपनिंग के बाद हमारे पास में आता है स्किल मास्टर, आइटम ओपनिंग बैलेंस, सैलरी हेड्स। ये वहाँ पर सैलरी हेड्स हमें HR कंसल्टेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे मान के चलें कि आपके पास में एक से ज़्यादा कंपनियों को पेरोल की सर्विस देते हैं और आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनियां ली हुई हैं जिनके लिए आप सैलरी बना के देते हैं, तो तब आपको ये सैलरी हेड काम में आता है। इसके अंदर होता क्या है कि जो आपने एक लिस्ट बनाई होगी अपने कस्टमर्स की, उन कस्टमर्स को किस नाम से प्रेजेंट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कस्टमर्स प्रिंट हेयर, जब भी आप उसे It's इनवॉइस Tortlock. करेंगे तो इनवॉइस करते वक्त वो बताएगा कि आपने
कौन किस नाम से उसे प्रिंट करना चाहते हो, है ना, उसका एड्रेस क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, ये पूरा एड्रेस जब भी भरेंगे तो उसकी रिपोर्टों में विजिबल होगा, एचआर की सभी रिपोर्टों में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सैलरी के हेड हैं, होता क्या है कि जब हम सैलरी को स्टेट बाय स्टेट चलाएंगे, एक स्टेट में हमारे सैलरी सीट की जो हेडिंग होती है वो किसी और रूल्स पे काम करते हैं, दूसरा स्टेट किसी और इस फॉर्म को कोई और नंबर दे रहा होता है, तो आप अपनी सैलरी स्लिप, सैलरी सीट या एम्प्लॉय कार्ड या इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट एचआर में यूज़ होती है उनके हेड को भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर हम अपने स्टेट के बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट आपको डले हुए नंबर मिलेंगे, आपको कोई वैरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा स्टेट में काम करते हैं और वहाँ पर आपको सैलरी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हमें इस सैलरी हेड की ज़रूरत होती है, ताकि हम ये देख पाएँ कि हम अपने कंप्लाइंसेस को सही से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारे जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे बेसिकली यूज़र्स हैं, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, वो इंडिया बेसिस पे काम करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को करेक्शन करवाया हुआ है और वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेल कॉन्फ़िगरेशन। जो भी हमारे टैक्स बन रहे होते हैं, चाहे वो सेल 18% है या कुछ भी है, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 99% कहीं गलत तो सिलेक्ट नहीं हो गया है। तो एक बार अगर लोकल सेल है या जिस तरह से ये सेंट्रल सेल है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सेंट्रल सेल का जीएसटी यानी कि आईजीएसटी को सिलेक्ट करके सेव करना है। तो जब भी हम बिल बनाते वक्त, चालान बनाते वक्त या फिर हमारा परचेज ऑर्डर बनाते वक्त इस वाले सेंट्रल सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो ड्यूटीज़ है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, लोकेशन। शिफ्ट, हम जितनी भी शिफ्ट यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के अंदर उसको हमें यहाँ पर बनाना होगा। किस तरह से बनता है शिफ्ट का, थोड़ा सा शिफ्ट ए कब से हम उसे स्टार्ट करते हैं, मान लेता हूँ मैं 8 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, घंटे 10 मिनट 8:30 से स्टार्ट किया गया। मैक्स कितने उसका मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, मैक्स 8 बजकर, ये मानते हैं कि हम 10 मिनट का लिवरेज दे रहे हैं, तो 8:40 तक अगर कोई भी बंदा आता है तो हम उसको प्रेजेंट में ही मान के चलेंगे। तो इस ये लिवरेज का काम करता है ये ड्यूरेशन। एंड टाइम क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि 5:30 उसका एंड टाइम रहेगा, तो इस तरह से आप उस शिफ्ट को, 5 का मतलब है हमारे यहाँ पर 12 और 5 17, 17:30, 9 घंटे का शिफ्ट हो गया। इस तरह से आप इसे वो सही कर सकते हैं। देन सेव इट, शिफ्ट ए, इसी तरह से शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, जो भी आप इसे मैनेज करना चाहें, शिफ्ट बनाने का तरीका यही होगा। एम्प्लॉय स्किल, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी कोई ना कोई स्किल्स होती है जिसे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं 0 से 1 2 3 और या फिर 1 2 3 4। तो हमें वो लिस्ट हमें यहाँ पर बनानी होती है कि लेवल 0 1 2 3। ये हमें मदद करता है जब हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर रहे होते हैं या फिर प्रोसेस प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमारे इस प्रोसेस प्लानिंग करने के लिए कौन से स्किल्स के पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। मशीन की कैपेसिटी, अगर जो भी मशीन्स हम इन हाउस यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है ये भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर नेम्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ पर, वो कैलिब्रेशंस वाला था, ये कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको हमने हायर किया हुआ है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो मेन पावर प्रोवाइड करने के लिए लिया हुआ है या हमने किसी अदर एक एरिया में काम करने के लिए उन्हें हायर किया हुआ है, तो उन सभी के नाम यहाँ पर लिस्ट होने चाहिए। एक और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है विजय ईआरपी, जैसे कि हम कॉमनली आउटसाइडर्स बहुत सारे होते हैं जिनसे हम काम करा रहे होते हैं। जैसे हमें ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, तो 8 से 10 तरह के ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको हम कॉल कर रहे होते हैं पर डे बेसिस पर। इसी तरह से हमारे टेलीफोन लाइंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर इवन इस तरह के जो सर्विस हमें देते हैं, हमारी फैक्ट्री को रन करने में मदद होती है, तो उन सभी के नंबर्स स्पेसिफिक पर्सन्स के पास ही नोटेड होते हैं, और वो बंदा अगर छुट्टी पर हो तो उसके एब्सेंट में दूसरे बंदे को पहले वहाँ से नंबर लेना होगा, तब वो कॉल करेगा। अगर हम इस फ़ोन बुक को यूज़ करें अपनी कंपनी की फ़ोन बुक समझकर, तो जिस जिस भी पर्सन को आप ये फ़ोन बुक के राइट्स दोगे वो ये देख पाएगा और काम करवा पाएगा कि किस पर्सन का क्या नंबर है। यानी कि जो बंदा छुट्टी पर गया हुआ है उसको बाद में इस पेन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसको इन सब चीज़ों के लिए कॉल आएगी। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके लिए ही आप उसे कॉल करेंगे, अदरवाइज़ 99% आपके काम विजय ईआरपी के अंदर ही मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट नेम, हमारे पास में एक नहीं लगभग 10 से 12 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं एक आइटम से रिलेटेड। जैसे PDIR की हम बात कर रहे थे, एक हमारे पास में एक मेथड होता है, ड्राइंग्स होती है उसको बनाने का, प्रोडक्ट को बनाने का मेथड्स या उसकी ड्राइंग, फ़ोटो, यानी कि लगभग 7 से 8 या 12 डॉक्यूमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं एक आइटम को बनाने के लिए, उन सभी के नामों को यहाँ पर लिस्ट किया जा सकता है और बाद में उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एज ए PDF अपलोड करके लिंक भी किया जा सकता है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 से 12 का ही है, कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं एक प्रोडक्ट में बनाने के लिए। इसी तरह से हम देखेंगे PPAP डॉक्यूमेंट है, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग। इंश्योरेंस, हमारे पास में जितने भी, चाहे वो एम्प्लॉय हैं, चाहे मशीन्स हैं, चाहे वो कार हैं, किसी भी तरह का एसेट जिसका इंश्योरेंस होता है, उन सभी को यहाँ पे लिस्ट करने से आपको ऑटोमेशन, यानी अपने आप मॉर्निंग में एक मेल आ जाएगी कि आपको इनके इंश्योरेंस रिन्यूअल पे आ गए हैं, और आप भी ये देख पाएंगे कि कभी भी कोई कॉपी चाहिए तो इस इंश्योरेंस में जाके लिस्ट में जाके आप क्लिक करेंगे तो उसका PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास में वारंटी कार्ड को संभालने के लिए सिर्फ अकाउंट जिम्मेदार होता है, और अकाउंट की बुकों में वो कार्ड लगा के छोड़ दिया जाता है। अगर कभी भी हमें कोई वारंटी क्लेम करना हो तो अकाउंट्स की फ़ाइलों को जाके ढूंढेंगे तब हमें वो मिलता है। अगर हम यहाँ पर एक PDF फाइल बना के लगा दें तो हमें 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कौन सी मशीन या कौन से इंस्ट्रूमेंट या इस तरह के प्रोडक्ट का वारंटी अंडर वारंटी क्लेम कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए AMC के अंदर रिन्यू कराएंगे। होता है क्या है, जो मैंने ज़्यादातर नोट करा है कंपनियों के अंदर, वारंटी कार्ड ना मिलने की वजह से या उस वारंटी की डेट एक्सपायरी का ना पता होने की वजह से वेंडर कई बार हमसे पैसे चार्ज करके ले जाता है, जबकि वो प्रोडक्ट हम वारंटी में क्लेम कर सकते थे। तो ये भी एक बेनिफिट देता है कंपनी के अंदर। वर्क फ्लो, ये मेरा फेवरेट है। आप किसी भी काम को एक फ़्लो में किस तरह से कंप्लीट करते हैं उसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया जा सकता है, और डिफ़ाइन करके टू डू लिस्ट में उसे कंप्लीट होने तक वो आपकी टू डू लिस्ट में आता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 4 स्टेजेस में किसी काम को कंप्लीट करना है, तो आप जैसे फर्स्ट स्टेज करेंगे तो टू डू लिस्ट में नेक्स्ट 2 आ जाएगा, देन 3, देन 4। जैसे ही आप 4 को फाइनल करेंगे तो वो डन समझ के बाहर कर दिया जाएगा।
कितनी भी बड़ी लिस्ट हो सकती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सेल आइटम रेट कॉन्फ़िगरेशंस, अगर जो भी हमारे पास में सेल्स ऑर्डर्स का या फिर हमारे पास में परचे ऑर्डर है, उसको अगर हम चाहते हैं कि एक हमने एक कॉस्टिंग बना दी है कि अगर मैं एक मोबाइल ख़रीद रहा हूँ सो एंड सो पर्सन से, तो उसके पीछे की कॉस्टिंग क्या है, तो उसको उस परचे ऑर्डर के साथ लिंक किया जा सकता है। इवन दैट वो भले ही आपके पास में एक पेपर पेन पे लिखा हो, आप उसका एक पीडीएफ बनाएं या स्कैन कॉपी करके इसमें लिंक कर दें, तो वो आपको विजिबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये हमारा सिर्फ एक मास्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जॉब वर्क, इन्वेंट्री की तरफ हम लोग काम करेंगे। अब हमारे पास में इन्वेंट्री यानी कि जॉब वर्क को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं। मैं आपको फर्स्ट तरीका जो है वो जॉब वर्क इनकी मैं बात करूँगा। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में एक काम होने के लिए कुछ मटेरियल आता है, तो हमें सबसे पहले उसके लिए एक परचेज ऑर्डर बनाना होता है, जो मास्टर के अंदर कस्टमर पीओ में मिलेगा। मास्टर देन कस्टमर पीओ। यहाँ पर जब हम एक नई पार्टी बना रहे होते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ जॉब वर्क की पार्टी है, उसका एक परचे ऑर्डर भी मिलेगा हमें, कोई भी एक हो सकता, नहीं है तो वर्बली हो जाता है। और यहाँ पर सेल की जगह जॉब वर्क, हम अपने कस्टमर के कंपोनेंट पे कुछ जॉब वर्क करके उसे वापस करेंगे, और उसकी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है मैं इस फॉर्मेट के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक परचे ऑर्डर बनाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्टी का नाम लिया जॉब वर्क पार्टी, और ये हमारे पास में 18% एक लोकल मैं लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ आइटम है, मैं अभी यही वाला आइटम लेता हूँ। क्वांटिटी मुझे जीरो रखनी है, क्योंकि इसमें हमारा ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होता है, हम एक आरजीपी के अगेंस्ट में डिस्पैच कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर होगा, क्वांटिटी होगी वो जीरो होगी। रेट जो भी मैं तय करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि मेरे पास में जो कंपोनेंट आएगा पर पीस मैं उसे 5 रुपये का चार्ज करने वाला हूँ। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पीस में ही लें, आप उसे बाय क्वांटिटी बाय वेट, ऐसा हो सकता है वो आपको बाय क्वांटिटी भेज दे कि आपने 4 पीस लिए लेकिन वो 20-20 किलो के थे, तो 80 किलो वेट के हिसाब से आपने उससे चार्ज करना है, तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी की जगह वेट कर देना है, तो आप उसके वेट के पैसे लगेंगे। ये वाला जो रेट होगा वो वेट का होगा, ना कि क्वांटिटी का होगा। अभी मैं इसको सिर्फ क्वांटिटी के बेस पे बनाऊंगा, एक आपको वेट के हिसाब से भी बना के दिखा दूंगा। तो जैसे मैंने अभी 5 रुपये डाले हैं, और फेस वॉश करके मैंने एक आइटम लिया है जिसका मैं रिसीविंग करूंगा, एक आरजीपी, और ऐड कर देता हूँ फिक्स रेट। ये हमारा परचेज ऑर्डर, यानी कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे सेल्स है और जॉब वर्क है, इसी तरह से हमारा सेल होता है। और अगर हम चाहते हैं कि रेट हमारा फिक्स ना रहें, हम हर बार कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो तब हम उसे फिक्स से हटा के नॉर्मल उसमें डाल देते हैं कि भाई इसमें हमारा रेट जैसे ही हमारा बिल बनेगा हम तभी डिसाइड करेंगे। तो इस वजह से अगर हम फिक्स करते हैं तो हमारा यूज़र कभी गलती नहीं करेगा, उसे 5 रुपये ही मिलेगा। इसके बाद हमारे पास में टैक्सेशंस आता है, 9 and save it। मैंने एक परचेज ऑर्डर बनाया था अभी जॉब वर्क पार्टी के नाम से, और मैं अभी यहाँ पे जॉब वर्क की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ जॉब वर्क में रिसीव करने जाता हूँ जॉब वर्क पार्टी, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट में मिल जाता है कि उन पार्टी का जो परचे ऑर्डर नंबर है वो हमारे पास में एक इनवर्ड गेट पे रजिस्टर होता है, उसका नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है। मैं अभी 3 लिख सकता हूँ। आरजीपी जो पार्टी ने हमें कुछ एक आरजीपी दिया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2526-0009, ये मैंने एक नंबर डाला है, रफली नंबर डाला है, जो भी एक पार्टी ने मुझे प्रोवाइड किया है कि ये मेरा आरजीपी है, और उस पर मैं कुछ क्वांटिटी दे रहा हूँ
ये कोई ड्राइवर का कोई फ़ोन नंबर जो लेके आया है, ये ट्रेस करने के लिए कि कभी भी आप ये देख सके कि मटेरियल को कौन लेके आया था। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये मेरी क्वांटिटी है, मान लेता हूँ 600 पीस उन्होंने मुझे भेज दिए हैं। वेट भेजा है तो वेट, अगर ये वो वेट काम करता, अगर मैं क्वांटिटी रेट बाय वेट करता तो तब मुझे ये वाली वेट की ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अगर सामने वाली पार्टी कहती है जी जो मेरा रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है पर पीस 60 रुपीज़ आती है, ये हमें बताता है कि ये नोज़ में है, अभी यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, नोज़ में है कि केजी में है, क्या प्रोसेस होने के लिए वो आया है। मैं अभी यहाँ पे प्लेटिंग, पाउडर कोटिंग लिख देता हूँ। ये एक रिमार्क है, जैसे ब्लैक, ये मेरे परचे ऑर्डर से भी काम आ सकता था, परचे ऑर्डर से भी काम होता है यहाँ पर। कोई भी प्रोसेस आगे के लिए आप लिख सकते हैं। सामने वाली पार्टी ने जो हमें दिया उसने किस परसेंटेज में यहाँ पर टैक्स लगा के दिया, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 14 बहुत बढ़िया। नॉर्मल, नॉर्मल और रिजेक्ट कब सेलेक्ट किया जाता है? जब हम रिसीव करते हैं और हमारे पास में फ्रेश मटेरियल आया है और जिसका हमें बाद में चालान बना के बिल बनाना है, तो हम उसको रखेंगे नॉर्मल के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ मटेरियल जो हमने डिस्पैच कर दिया था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसे हमें फिर से करेक्ट करके वापस देना है, तब हम उसको रखेंगे रिजेक्ट के अंदर। रिजेक्ट वाले केस में हम इनवॉइस नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी चालान बनाते हैं और हमारा इन्वेंट्री का लेवल क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले उस मटेरियल के अगेंस्ट में इनवॉइस दे चुके हैं। अभी मैं नॉर्मल रख रहा हूँ, ये टोटल बिन्स कितने यूज़ हो रहे हैं वो बताने की कोशिश करी जा रही है कि जब ये मटेरियल आया तो हमारे पास में कितने बिन आए हैं, पर बिन कितनी क्वांटिटी है तो वो पता चल जाएगा। अभी क्योंकि 600 है, मैं अभी 600 डाल देता हूँ। कौन से जॉन में वो हम बात कर रहे हैं कि कौन से जॉन में उतरेगा, किस लोकेशन पे उसे उतार रहे हैं हम, फरीदाबाद के स्टोर में उतार रहे हैं, ऐड, देन सेव इट। ओके, अगर मेरे पास में ऑलरेडी एक ये आरजीपी नंबर है तो मैं एक और नंबर से इसे डिसाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा रिसीविंग हुआ है मटेरियल, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें मिलती हैं। एक, मैं अपने कस्टमर को एसएमएस के थ्रू ये बता सकता हूँ कि आपका मटेरियल मेरे यहाँ पर आ चुका है और किस तरह का उसका कंडीशन है। दूसरा, मेरे पास में एक वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, एमआरएन। ये एक टैग है जो हमें एक प्रोडक्ट के साथ लगा देना है, ताकि इस प्रोडक्ट को जब भी हम यहाँ से प्रोसेस के लिए लेंगे तो हम एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और फिर हमारा प्रोसेस में नेक्स्ट लेवल पे मटेरियल आगे जाएगा। मैं वो आपको बताऊंगा। अभी हुआ क्या, जैसे ही मैंने उसे रिसीव किया है तो हमारे एक स्टोर की लोकेशन पे पहुंच चुका है और ये एसएमएस हो गया था, ये एमआरएन के लिए प्रिंट था। नेक्स्ट, अब क्वालिटी वाला पर्सन्स जैसे ये इन करेगा तो उसको एक एंट्री दिखाई दे रही होगी और वो देख के बताएगा कि उसके पास में कौन सा मटेरियल आया हुआ है, तो उसे यहाँ से मूव करना है। गन यहाँ पे रखने के बाद जैसे वो स्कैन करता है तो उसके सामने पूरी एंट्री खुल के आ जाएगी और वो देख पाएगा कि अभी उसने कितना लेना है। यहाँ पर एक सैंपल का भी साइज़ होता है कि इस मटेरियल का क्या सैंपल साइज़ है। अगर अगर उस सैंपल साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वो 300 को हम मशीन के साथ लोड कर सकते हैं तो, या 400 लोड करते हैं तो उस तरह के हमें लॉट बनाने होते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो ये सैंपल साइज़ वो डिफ़ाइन करता है।
वेट कितना है वो हमें देखना होता है। अगर हम वेट में मटेरियल को ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने क्वांटिटी में लिया तो मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। और स्टोर में वो कौन से लोकेशन पे था, स्टोर में फरीदाबाद लोकेशन पे था, ब्लैक होने के लिए आया था। कितनी क्वांटिटी, 600 के 600 हम उसे आगे की तरफ भेज रहे हैं। सैंपल क्वांटिटी, अभी तो मैं पूरा का पूरा अभी वो 1 ही लिख देता हूँ, देन ऐड कर देता हूँ। ये मुझे बताना होता है कि वो ओके है या रिजेक्ट है। अगर रिजेक्ट होता तो उसका प्रोसेस दूसरा बदल जाता, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो ओके मटेरियल है, मैं उसे आगे की तरफ प्रोसेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ, क्वालिटी इंस्पेक्ट कर चुका है, मटेरियल ओके है और वो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गया। यहाँ पे एक रिपोर्ट भी बनती है जो कि इंस्पेक्शन, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शंस रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके बाद वो सीधा हमें एक लोकेशंस में पहुंच जाता है जो कि स्टोर है। यहाँ से फिर हमें WIP में भेजना है, WIP से QC आउट होगा, QC आउट के बाद में क्वालिटी यहाँ पे एक इंस्पेक्शंस रिपोर्ट बनाता है। फिर वो डिलीवरी चालान में पहुँचता है, डिलीवरी चालान बनने के बाद, नहीं सॉरी, QC आउट होने के बाद रेडी टू डिस्पैच में जाके खड़ा होता है। यहाँ से हम उसका चालान बना सकते हैं या इनवॉइस बना सकते हैं। अगर हम चालान बनाते हैं तो चालान के अगेंस्ट में इनवॉइस बनता है, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस अगेंस्ट चालान। ठीक इसी तरह से अगर मैं चालान ना बना करके डायरेक्ट उसका बिलिंग करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट इनवॉइस के थ्रू अपने कस्टमर को बिलिंग भी कर सकता हूँ। मेरे कस्टमर्स ने जो भी मटेरियल मुझे दिया है और मैंने उसको किस तरह से वापस भेजा है, उस सभी का रिपोर्ट मुझे मिलेगा समरी सीट के अंदर। और मैं मेरे कस्टमर को अगर कोई भी रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जैसे ईमेल स्टेटमेंट वगैरह करना चाहता हूँ, तो उसके भी हमने एक प्रोविज़न किया है। लेटस हम इससे आगे के प्रोसेस में जाते हैं। जैसे मैंने क्वालिटी इन किया, देन वो पहुंच जाएगा स्टोर के अंदर, क्योंकि वो स्टोर में एक लोकेशन पे क्वालिटी ने देख लिया कि उसमें कोई डेंट नहीं है, रस्ट नहीं है, तो हमने एक स्टोर लोकेशन दे दी थी उसको कि उसे एक स्टोर लोकेशन पे डाल दिया गया है। अब ये स्टोर लोकेशन कहता है जी मैंने उसे पुश करना है क्वालिटी आउट करने के लिए, ओ सॉरी WIP इन, यानी यहाँ से मटेरियल को उठा के प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे बताना होगा कि 600 यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ब्लैक होने जा रहा है, सेव इट करता हूँ। तो अब यहाँ से निकल गया मटेरियल। क्वालिटी, सबसे पहले मैंने मटेरियल को रिसीव करा था, उसके बाद मैंने क्वालिटी में इन किया था, क्वालिटी ने चेक करने के बाद में स्टोर में रख दिया, स्टोर वाले ने वहाँ से पिक किया और WIP वाले को दे दिया। WIP इन, अब WIP ने उसमें कुछ काम किया और WIP यहाँ से निकाल देगा मटेरियल को कि मेरा काम यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही वो यहाँ से कंप्लीट करता है, WIP का काम कंप्लीट होने के बाद क्वालिटी के अंदर पहुँचेगा। क्वालिटी अपना काम देखेगा, QR कोड स्कैन करेगा, उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है उन्हें फिल करेगा। फिल करने के बाद अगर एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है या जो भी कुछ है, वो स्टेटस जजमेंट देगा और देन सेव इट कर देगा। सेव करने के बाद अब दो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। एक, रेडी टू डिस्पैच के अंदर मेरा मटेरियल पहुंच चुका है। यहाँ पर हम एक SMS अपने कस्टमर को भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि आपका मटेरियल रेडी हो चुका है, आप पिक कर सकते हैं, या हमारी टर्म एंड कंडीशन है कि हम अपने गाड़ी से पहुंचाएंगे तो हम उसके लिए प्रोविज़न कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन कुछ नहीं है जो आप करेंगे। इसके लिए या तो आपको डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिलीवरी चालान में जाता हूँ, नॉर्मल जॉब वर्क पार्टी लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसका परचेज ऑर्डर लेता हूँ, तो मुझे लिस्ट में वो रेडी मटेरियल दिख जाएगा कि जो पार्टी ने मुझे भेजा था वो वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये हीट नंबर्स उसने प्रोसेस में ले लिया है, कितना क्वांटिटी है, वेट, रेट, देन सेलेक्ट प्रोसेस, क्या होने के लिए आया था, सॉरी वो था हमारा पाउडर कोटिंग। कई बार ऐसा भी होता है, ये हमारे टैक्स प्रोविज़न हो गया, देन ऐड, मैंने उसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरा एक जो चालान है वो रेडी हो गया है, एक टैग भी
तैयार हुआ है और एक हमारे पास में चालान का प्रिंट आउट तैयार हो गया है। ये प्रिंट आउट मैं वाया व्हाट्सएप भी भेज सकता हूँ कि आपका ये मटेरियल्स हम डिस्पैच कर रहे हैं। और एक हमारे पास में टैग लिस्ट बन जाती है, टैग PDIR जो वहाँ पे इंस्पेक्ट किया था वो यहाँ मिलेगा, और एक टैग लिस्ट मिलेगी ताकि हमने जो डिस्पैच कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। और अगर प्रिंट कर रहे होते तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी टैग एक होता है PDIR, ये उसका PDIR मिल जाएगा जो हमने वहाँ पे भरा होगा वो वाला। इसके डिलीवरी चालान के बाद हमें एक इनवॉइस बनाना होता है, इनवॉइस अगेंस्ट चालान। हमें यहाँ जाना होगा। इसके बाद में हमें मिलता है जॉब वर्क। जॉब वर्क में PO कोई व्हीकल नंबर जो भी होगा, मैं अभी सिर्फ इतना ही लिख पाऊँगा, मुझे आईडी नहीं, H बाई रोड हो गया। दैन कब से कब तक का हमें चालान की लिस्ट चाहिए, हमें अभी की चाहिए तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते जिनमें अभी कोई रेट डिसीजन नहीं हुआ है या नहीं चाहते हैं कि वो इनवॉइस बने, तो रिमूव बटन से उस लाइन को हटा सकते हो। जैसे ही मैं इसे सेव इट बोलूँगा तो ये मेरा इनवॉइस के लिए रेडी हो चुका है, सिर्फ टैक्सेशन पार्ट एंड देन सेव इट। जैसे ही मैं सेव करता हूँ मेरा इनवॉइस भी तैयार हो चुका है। नेक्स्ट, एक चीज़ और दिखाना था मुझे आपको डिलीवरी चालान के अंदर प्रिंट। यहाँ पर एक चीज़ है जो आप गौर करेंगे, ये वाला मटेरियल बेसिक, ये जो कस्टमर ने हमें लगा के दिया था वो बेसिक यहाँ पर है। कस्टमर ने 28% दिया था, वो GST यहाँ पर है। हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू 5 रुपीज़ वो यहाँ पे आया है, और 600 नहीं सॉरी, ये मटेरियल कॉस्ट है, GST और आपका उसका बेसिक मिला के जो जॉब वर्क चार्जेस है वो यहाँ पर है 3540 रुपये, जिसमें GST इंक्लूड होके आया है। और सेम 3540 का ही इनवॉइस बनेगा। देखते हैं इनवॉइस में जाके, सेल्स इनवॉइस अगेंस्ट चालान, इसका प्रिंट देखते हैं। प्रिंट 3540, तो ये जस्टिफाई करता है और दोनों को एक साथ आप भेज सकते हैं। अब आते हैं हम एक रिपोर्ट का और ओवरव्यू ले लेते हैं। ये डायरेक्ट था, जैसे आपने चालान बनाया था उसी तरह से इनवॉइस भी बन जाता है। हाँ हाँ, जब आप कहेंगे तो मैं इसे बना के आपको साथ के साथ ही चला दूंगा। रिजेक्ट चालान, ये वही चालान है डिलीवरी चालान, अगर हम कोई मटेरियल रिवर्क करके वापस कर रहे हैं तो तब इसका कोई इनवॉइस नहीं बनता है। समरी सीट में मैं जॉब वर्क के पास जाता हूँ। जॉब वर्क मेरा एक पार्टी है। इस पार्टी का अगर मैं देखना चाहूँ कि डिटेल्स, समरी या फिर बैलेंस कौन कौन से RGP हैं तो वो सब दिखाता है। अभी क्योंकि मैंने एक सॉरी मुझे डिटेल्स में जाना था, डिटेल्स में 600 बैलेंस, ओह इधर उल्टा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो बताएगा कि हमारे पास में मटेरियल को किस तरह से मूव किया गया है। हाँ, इसका एक पूरा ट्रेल भी आता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक बैलेंस FIFO। ये मुझे बताता है कि किस टाइम पे मटेरियल इन हुआ था, QC इन हुआ, QC ने फिर आउट किया, स्टोर में इन हुआ, आउट हुआ, WIP में इन हुआ, आउट हुआ, QC में इन हुआ, आउट हुआ, और कब इसका चालान बन के उसे नील कर दिया गया। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएगा। यहाँ
यहाँ कुछ चेंज हुआ है, मैं एक बार देखता हूँ। वो मेरी गलती से हुआ है, जो मैंने चालान नंबर को बदलने की कोशिश करी थी, इस वजह से इसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मैं 1 मिनट देखता हूँ। मैंने इसको WIP समरी सीट, और समरी सीट के अंदर डिटेल, हाँ, ये मैंने जो ज़बरदस्ती का एक चालान नंबर चेंज कर दिया था, इस वजह से उसने ट्रैक नहीं किया। ये हमें बिल्कुल ट्रेल दिखाता है कि मेरे पास 600 आए थे, और उस 600 को मैंने एक डिलीवरी चालान नंबर, इसको डेट ऑन दिस, और इसको मैंने डिस्पैच कर दिया। इस वक्त बैलेंस 0 है। इस तरह से ये काम करेगा। समरी में अगर जाके देखते हैं तो ये मुझे कंप्लीट बताएगा कि जॉब वर्क पार्टी के पास में कितने कंपोनेंट थे, आना जाना और बैलेंस होना, ये क्लियर दिखाता है। और RGP बैलेंस, ये हमें बताता है कि कौन सी पार्टी के पास में कौन कौन से कितने मटेरियल अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जॉब वर्क कितना ही है, इससे आगे हम बढ़ेंगे।